हाँ जी, कल हमने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों को जो रिवीजन कर लेते हैं, है ना। पुरानी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या चालू की थी मैंने कल? 1857 की क्रांति, राजस्थान, है ना। अब देखो, मैं आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ कि कल हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी और उनको कैसे समझा था। मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति का अर्थ था जब अंग्रेज भारत में आए थे। तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उस समय मुगल एम्पायर जो भारत में राज किया करता था, मुगलों का राज था। जब मुगलों का डिक्लाइन यानी पतन होना शुरू होता है, तो मुगलों का पतन होता है तो भारत में दो शक्तियां उदय होती है, मराठों की शक्ति और अंग्रेजों की। जब दोनों शक्तियां उदय होती है तो दोनों शक्तियों के बीच आपस में टकराव होता है तो उसका परिणाम ये हुआ कि आंग्ल मराठा के 3 युद्ध होते हैं, यानी कि मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए, बड़े युद्ध हुए। 1875 से लेकर 1882 आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस प्रथम युद्ध के बाद मराठे अपने जो सीमावर्ती मराठों का जो सीमावर्ती राज्य था उसमें लूटपाट करना शुरू करते थे। इस स्थिति से हमारे राजस्थान के राजा परेशान हो जाते, तो मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से कोई सहायता मांगने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है। तो जोधपुर के राजा विजय सिंह, मैंने आपको बताया था कल, जोधपुर के राजा विजय सिंह द्वारा किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। अगला फिर आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो कि 1803 से 1805 के बीच होता है। तो दूसरे स्थिति में अंग्रेज थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, तो अंग्रेजों को लगा कि हमारी स्थिति को सुधारने के लिए राजाओं के साथ संधियां करना शुरू करने चाहिए। तो उन दिनों भी हम मराठों से थोड़े परेशान थे। उन दिनों 2 रियासत बहुत परेशान थी, भरतपुर और अलवर। तो अंग्रेज सहायक संधियां करने के लिए हमारे राजस्थान की तरफ पड़ते। तो सबसे पहले जो हमारे रियासत में संधि करता है, राजस्थान की तरफ से जो सबसे पहले रियासत संधि करता है वो भरतपुर करता है। आपको मैंने कल बताया था कि भरतपुर संधि करता है 29 सितंबर 1803 में। राजा होता है रणजीत सिंह संधि कर जाता है। फिर बाद में संधि का रणजीत सिंह को क्या फायदा कि मराठों के से रक्षा करेंगे कौन? अंग्रेज यानी कि भरतपुर राज्य की रक्षा करेंगे। किसी भी राज्य से यदि उसकी लड़ाई होती है, अंग्रेज भरतपुर राज्य की ओर से लड़ेंगे। तो उसके बाद भाई भरतपुर राज्य जो रणजीत सिंह है, आवश्यकता आने पर अंग्रेजों की सहायता कहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दौलत राव सिंधिया के प्रति जब भरतपुर राज्य लड़ने गया था, और उसके बदले में जब लड़ने गया तो उसके बदले में अंग्रेजों ने कुछ उसको परगने दिए थे। परगने में आपको बताया था रेवाड़ी दिया था, गोकुल दिया था, कठुमर दिया था, किशनगढ़ दिया था, शहर दिया था, है ना। ये उसको परगने दिए। फिर बाद में रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? क्योंकि उन्होंने भरतपुर नरेश यशवंत राय होलकर जो मराठों का सेनापति, उसको शरण देता है। उसके बाद 1804 में जो जनरल लेक भरतपुर पर 5 बड़े आक्रमण करता है। उनमें आक्रमण में कोई सफलता नहीं मिलती है भरतपुर में। किसको? जॉन लेक को। तो इसी कारण से जॉन लेक ने भरतपुर के किले को क्या कहा? लोहागढ़ कहा। ओके। फिर बाद में रणजीत सिंह को लगा कि हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाए, तो रणजीत सिंह दोबारा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता 10 अप्रैल 1805 में। ओके। उसके बाद अगली संधि कौन करता? 1803 में ही अगला संधि करता अलवर ने 1803 में संधि की थी 14 नवंबर 1803 को अलवर संधि करता। उस समय अलवर का जो राजा था बख्तियावर सिंह था। इतने हमने पढ़ लिया था। उसके बाद संधियों का क्रम आगे चलता है। 1817 में संधि कौन करता है? 1817 में संधि करता है करौली और कोटा। उसके बाद अन्य रियासत करते हैं 1818 में अन्य रियासत संधियां कर जाती हैं। फिर सबसे अंतिम जो संधि करता है वो सिरोही राज्य करता है। ओके। कौन करता है? सिरोही कब करता है संधि? 1823 में। राजा कौन होता है? शिव सिंह होता है। और जो उस समय जब सिरोही संधि करता है तो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमस्ट। और संधि पर जो सिग्नेचर करने के लिए प्रतिनिधि आता है, सिरोही की संधि पर जो प्रतिनिधि आता है संधि करने के लिए, वो आता है अलेक्जेंडर स्पीयर आता है। देखो, जब भरतपुर और अलवर ने संधि की उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल आर्थर वेलेजेली था। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। और जो 1718 के समय जब संधियां की थी राजस्थान की रियासतों में, तो उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। और अंग्रेजों की तरफ से जो उन दिनों 1817 और 1858 के बीच में जितनी भी संधियां हुई थी, उन संधियों में जो हस्ताक्षर करने आया था संधियों पर, वो आया था चार्ल्स मैकटॉक।
लेकिन 3 रियासत ऐसे थी जिन पर दूसरा अंग्रेजी अधिकारी आया। कौन कौन सी? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन 3 रियासतों पे जो हस्ताक्षर करना आया था संधियों पर, वो था चार्ल्स मेलकम या जॉन मेलकम था, है ना। संधिया हो गई तो संधियों के अनुसार भाई, संधियां हो गई तो संधियों के अनुसार भाई अंग्रेजों के एक अधिकारी रियासत में अपॉइंटमेंट कर दिया गया, जिसे हम आप पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटिकल एजेंट करते थे, पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। उस पॉलिटिकल एजेंट का सबसे मुख्य कार्य था कि रियासतों के राजनीतिक मामलों को गवर्नर जनरल तक पहुंचाना। पल्ले बड़ी बात थी, गवर्नर जनरल तक पहुंचाना। फिर इन अंग्रेजों ने इससे अगला कदम उठाया कि इन पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक रेजिडेंट की स्थापना करता है दिल्ली में अंग्रेज, और दिल्ली में जो रेजिडेंट इसका स्थापना करता है, तो उसका जो प्रथम रेजिडेंट था, कब की? 1818 में की दिल्ली में करता है, दिल्ली में। और जो उसका प्रथम जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, ऑक्टरलोनी को नियुक्त किया जाता है, डेविड ऑक्टरलोनी को नियुक्त किया जाता है, जिसकी मैंने उपाधि बताई थी आपको, नासिर। ओके, इसकी मैंने उपाधि बता दी थी, नासिर। फिर बाद में अंग्रेजों को लगा कि दिल्ली से हम पॉलिटिकल एजेंट को नियंत्रण करने में थोड़ी कठिनाई बढ़ती जा रही थी, तो इसको समाप्त कर दिया गया। और अब कहा गया कि जब नया मुख्यालय, अंग्रेजों की एक नई राजधानी बनाए थे, तो 1832 में उन्होंने एक मुख्यालय खोला, एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय खोलते हैं। कब खोलते हैं? 1832 में खोला। कहाँ खोला? अजमेर में खोला। ओके। और जब प्रथम जो एजीजी नियुक्त करते हैं राजस्थान में, प्रथम जो अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो अब्राहम लॉकेट था, जो कि राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। इतना हम पढ़ चुके थे। फिर इस जो मुख्यालय था, आबू जो राजधानी थी, जो मुख्यालय था अजमेर में, जो एजीजी का मुख्यालय था, इसे ट्रांसफर कर दिया जाता आबू। कब कर दिया जाता? मैंने बताया था 1845 में इस आबू स्थानांतरण कर दिया गया। 1845 में आबू स्थानांतरण कर दिया गया। और उसके बाद फिर अंग्रेजों को लगा कि आबू से भाई आबू स्थानांतरण कर दिया गया, और 1864 में इस यहाँ पर 6 माह की, यानी 6 माह अंग्रेजों की राजधानी आबू रहेगी और 6 माह अंग्रेजों की राजधानी अजमेर रहेगी। इतना हम कल जो कि पढ़ चुके थे, मोटे मोटे तौर पर मैंने आप जो लोगों का रिवीजन करा दिया है। अब इससे आगे की चीजें हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, पल्ले बड़ी बात, चले आगे। हाँ, देखो गौर से सुनना, है ना। मैंने कहा अंग्रेजों ने अपने देशी राजाओं के साथ संधिया कर ली। भाई अंग्रेजों ने संधिया की, सारी रियासतें संधिया की। अंग्रेजों ने संधिया की जयपुर रियासत से, अंग्रेजों ने संधिया की मेवाड़ से, अंग्रेजों ने संधिया की भरतपुर से। ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इन रियासतों से संधि कर ली, इनका फायदा क्या हुआ कि यदि जयपुर रियासत पे मेवाड़ आक्रमण करती है तो इसकी रक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज। यदि जयपुर रियासत मेवाड़ पर आक्रमण करती है तो इनकी भी रक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज। ओके, कौन करेंगे? अंग्रेज। अब आप देखना, तो अंग्रेज रक्षा करेंगे तो अंग्रेजों के कौन करेंगे रक्षा? सैनिक करेंगे। यहां भी सैनिक अंग्रेजों के। इस मामले में अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंस है। क्या आपस में अंग्रेजी सेना लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। यानी कि आप बड़ा गौर देखना कि जब अंग्रेज राजस्थान में हस्तक्षेप करते हैं तो आपस में राजस्थान के राजा द्वारा लड़ाइयां होने बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो लगभग सारी रियासतों में अंग्रेजी शासन का जो हस्तक्षेप था, तो उनके सैनिक भी होते, तो आपस में लड़ाइयां होना बंद हो गई। इस मामले में अंग्रेज बड़ा इंटेलिजेंट थे, इसलिए अंग्रेज हमारे देश में 200 साल शासन कर गए। वास्तव में अंग्रेज हमारे जो राजा, जो भारत की जनता थी, उससे वास्तव में 200 साल आगे थे, और इसी कारण से अंग्रेज हमारे यहाँ पर 200 साल राज कर गए थे। ओके, इतनी पड़ी। अब भाई संध्या कर ली, संध्या तो अंग्रेजों के जो इनकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। रक्षा किससे करेगा? सैनिक। अब सैनिक कहां से लाए? सेना कहां से लाए? फौजिया कहां से लाए?
तो क्या किया, सैनिक कहां से लाए, तो जो रियासत थी, इन रियासतों में अंग्रेजों ने भर्ती कराना शुरू कर दी। भर्ती कराना शुरू कर दी, है ना। भर्ती कैसे कराए, एक नोटिफिकेशन निकाला अखबार में और कहा कि जो जिन व्यक्तियों की 16 साल से उम्र अधिक है वो हमारी सेना में शामिल हो जाए। तो जिन जो नौजवान व्यक्ति थे जो रियासतों में थे, तो उन व्यक्तियों को लगा कि हमें सेना में भर्ती होना चाहिए, तो उन व्यक्तियों ने तैयारी शुरू कर दी सेना में भर्ती होने की। तो अंग्रेजों ने सीधी भर्ती कराई थी, ओके, सैनिकों की भर्तियां हो गई, सैनिक भी बना लिया अंग्रेजों ने। अब इन सैनिकों को रखा कहाँ जाए, रखा कहाँ जाता, सैनिकों को छावनियों में। तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के से कुछ समय पहले, 1857 की क्रांति से कुछ समय पहले राजस्थान में कुछ छावनियों की स्थापना की थी। किनकी स्थापना की थी, कुछ छावनियों की स्थापना। तो वे कौन कौन सी छावनियां थी मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक छावनी पर बात करूंगा, है ना। ये थी, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी हमारे, और 6 छावनियां कौन कौन सी थी आप पढ़ लो। हमारे एक छावनी थी नसीराबाद, एक छावनी थी नीमच, एक छावनी थी देवरी, एक छावनी थी एरिनपुरा, एक और छावनी थी खेरवाड़ा, एक छावनी थी ब्यावर। अब गौर से सुनना, 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान में 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर। पल्ले पड़ी बात। जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की क्रांति में, जो सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। तो नसीराबाद में एक छोटी सी बात याद रखना, और बाद में चीजें बाद में समझाऊंगा जब आपके चीजें पल्ले पड़ने शुरू हो जाए। तो नसीराबाद से किसकी क्रांति की शुरुआत हुई, ओके। नसीराबाद कहाँ थी, अजमेर में थी, अजमेर में स्थापित की गई थी। नसीराबाद छावनी का जो गठन किया गया था अजमेर में किया गया था। कब किया गया था, 1818 में। जो इस छावनी का निर्माण किया गया था 1818 में किया गया था, वैसे आपको ये याद है। अगली छावनी कौन सी थी, नीमच। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, एमपी में। और इस छावनी का जो है रख रखाव का जिम्मेदारी थी मेवाड़ रियासत की। मेवाड़ रियासत इसकी देखरेख का कार्य करती थी, और मेवाड़ रियासत में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट करता था। उन दिनों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल सावर्स। एक मिनट रुको, है ना। कर्नल सावर्स था, है ना, कर्नल सावर्स था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल सावर्स था, ओके। दूसरी बात, देवली टोक में थी, टोक में स्थापित की गई थी। देवली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सबसे छोटी छावनी थी। एरिनपुरा ये पाली में थी, किसमें थी, पाली में थी। तो एरिनपुरा जो छावनी की सबसे बड़ी विशेषता थी, हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक छावनी में प्रत्येक में क्रांति पढ़ेंगे। तो एरिनपुरा जो छावनी थी उसमें सबसे ज्यादा क्या गए, लड़ाई लड़ी गई। सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई। 2 छावनियां खेरवाड़ा उदयपुर में थी, और ब्यावर तो अजमेर में थी। इन दोनों जो छावनियां थी खेरवाड़ा, ब्यावर, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्या क्रांति में भाग नहीं लिया। अब देखो सुनो, 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने राजस्थान में 6 छावनियां स्थापित की थी,
नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर। एरिनपुरा नसीराबाद कब स्थापित की गई थी? 1818 में अजमेर में स्थापित की गई थी। 1857 की क्रांति नसीराबाद से ही शुरू होती है। कब होती है? 28 मई। हम बात करेंगे, चर्चा से बात करेंगे 1857 से। 28 मई को यहाँ से क्रांति शुरू होती है ना, देखो गौर से सुनना। उसके बाद नीमच में थी छावनी, देवली में थी, एरिनपुरा में थी, खेरवाड़ा और ब्यावर में थी। खेरवाड़ा और ब्यावर ऐसी दो छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति से कोई पार्टी मतलब भाग ही नहीं लिया था। इन्होंने 1857 क्रांति के इनसे कोई मतलब नहीं था, इन क्रांतियों ने भाग ही नहीं लिया था। इस क्रांति में दो जो छावनियां थी भाग ही नहीं लिया था इन्होंने। ओके, पहले पड़ी बात। अब आगे चलते। 6 छावनियां थी, मैंने आपको बता दिया कि 6 छावनियां स्थापित की थी, है ना। अब आगे चलते। 6 छावनियों के अलावा हमारे यहाँ पर 4 एजेंसियां और थी। क्या? अंग्रेजों की 4 एजेंसियां और थी। कौन कौन सी एजेंसियां थी? नंबर 1 जयपुर राजपूताना एजेंसी। इसको नोट में आप लिख सकते हो, फैक्ट है, आप इसको लिख सकते हो ना। एक थी पश्चिमी राजपूताना एजेंसी। और एक थी मेवाड़ राजपूताना एजेंसी। चौथी राजपूताना एजेंसी। ओके, राजपूताना एजेंसी। एक मिनट। जयपुर कितनी एजेंसियां थी? 4 एजेंसियां। जयपुर राजपूताना एजेंसी, पश्चिमी राजपूताना एजेंसी, मेवाड़ राजपूताना एजेंसी और राजपूत एजेंसी। इनका जो हाई क्वार्टर था, जब इनका जो मुख्यालय था, हाई क्वार्टर जयपुर रियासत का तो जयपुर में था, इसका जयपुर में था। जयपुर राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर में। पश्चिमी राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय जो था जोधपुर में था, है ना भाई। मेवाड़ राजपूताना एजेंसी का जो मुख्यालय था उदयपुर में था। और राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय था कोटा, है ना। तो इनका जो कंट्रोल करता था, इनको कौन करता था? इनके पॉलिटिकल एजेंट ही करते थे। जैसे जयपुर राजपूताना एजेंसी को कंट्रोल करेगा कौन करेगा? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। पश्चिम राजपूताना एजेंसी को कंट्रोल कौन करेगा? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ राजपूताना एजेंसी का कंट्रोल कौन करेगा? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। तो उन दिनों इन रियासतों में कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, इसको एक बार इनको देख लेते, फिर क्रांति की शुरुआत करते हैं ना। तो उन दिनों जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो ईडन था, मेजर ईडन। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोहन। और उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल सावर्स। ओके। और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। ओके, अब देखो गौर से सुनना, देखिए 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज हमारे राजस्थान में 6 छावनियां नियुक्त करते हैं, 6 छावनियों का गठन करते हैं। कौन कौन सी छावनियां थी? नसीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, खेरवाड़ा थी और ब्यावर थी। इन 6 छावनियों के अलावा 4 एजेंसियां थी। कौन कौन सी एजेंसियां थी? जयपुर राजपूताना एजेंसी, जिसका हाई क्वार्टर कहाँ था? जयपुर। और इसको कंट्रोल कौन करता था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन करता था, है ना। दूसरी जो एजेंसी थी पश्चिमी राजपूताना एजेंसी थी, जिसका हाई
जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो था वो जोधपुर में था। इसको जो रख रखाव का या इस पर जो कंट्रोल करता था वो मैग्नुसन करता था। ओके, तीसरी जो इम्पोर्टेंट एजेंसी थी मेवाड़ राजपूताना एजेंसी थी। इस पर जो इसका हाई कोर्ट, इसका जो मुख्यालय था वो उदयपुर था। इस पर कंट्रोल कर्नल सावर्स करता था, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। राजपूताना एजेंसी कोटा में थी, बटन इसका वो करता था, है ना। अब बात करते हैं कि भाई 1857 की क्रांति के समय ये चीजें थी। और एक फैक्ट और डालना कि उन दिनों 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, है ना। इतनी बात पल्ले पड़ी, बिल्कुल। अब देखो, अब गौर से सुनो, अब सुनो, है ना। ये मैंने थोड़ी चीजें काम की थी, ये मैंने बता दी आपको, और आपको ये चीजें याद ही करनी है ना। अब देखना, है ना, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत अब देखना, गौर से सुनना। क्रांति किनके द्वारा की गई? फौजियों द्वारा। ये जो क्रांति की गई सैनिकों द्वारा। क्यों की गई थी? 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज एक बंदूक काम में लिया करते थे। उस बंदूक का नाम था ब्राउन बैग्स। इस बंदूक को काम में लिया करते थे ब्राउन बैग्स। इस बंदूक की जगह कुछ नई राइफल्स आई इंडिया में, कुछ नई बंदूकें लाई गई, और उन बंदूकों में एक राइफल थी जिसका नाम था एनफील्ड। ओके, नई राइफल लाई गई और नई राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल लाई गई। एनफील्ड राइफल लाई गई। तो इसका जो कारतूस था, भाई अंग्रेज जिस समय अंग्रेज ब्राउन बैग्स नामक बंदूक का प्रयोग करते थे, इन बंदूकों की जगह कुछ नई राइफल लाई गई, और उन जो राइफल लाई गई उन राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, है ना। तो वो उन जो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस थे, उनमें जो कारतूस थे, उन कारतूसों को पहले मुंह से खोला जाता था। यानी कि जो उनकी जैसे मान लीजिए कारतूस थे, इसकी जो कैप है ये वाली, तो इस कैप को मुंह से दबाकर खोला जाता था। जिस प्रकार आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप ओपनर से खोलते हो, जब उसको यूज में लेते हो, इसी प्रकार उस कारतूस को यूज में लेने से पहले उस कारतूस का जो ऊपरी वाला कोर था उसको मुंह से दबाकर खोला जाता था। क्योंकि वो कोर था वो आसानी से खुल जाया करता था। तो किसी बंदे द्वारा पूछा गया कि ये जो राइफल है एनफील्ड, ये चलने में तो बेहद 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 अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि इनका कारतूस बड़े आसानी से खुल जाता है। अच्छी बात है। तो एक बंदे ने पूछा कि ये क्या ऐसी क्या बात है कि कारतूस का जो कोर है बड़ी आसानी से खुल जाता है। जब एक बंदा, मेरे जैसे एक बंदा बोलता है, पता है आपको इन कारतूसों में किस चीज का प्रयोग किया जाए, जब कि जो इस कारतूस के ऊपरी भाग में जो चिकनाई लिपटी रहती है, उन चीजों चिकनाई पर किस चीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नहीं पता किया जाता है। जो ये कारतूस थे, इन कारतूस की जो ऊपरी वाली कोर पे जो चिकनाई होती थी, उसमें जो काम किया जाता था वो गाय प्लस सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, शायद गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। बंदा बोला हाँ। क्यों कर रहे?
ताकि हम तीसरी कोचिंग ज्वाइन कर लें। तीसरी कोचिंग कौन सी? ईसाई धर्म। अच्छा, मतलब कि अंग्रेज हमें ईसाई बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। कैसे? कि इन्होंने सबसे पहले यह सोचा कि पहले हम सैनिकों को ईसाई बनाते, फिर पूरे भारत पर ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। अच्छा, तो सैनिकों को लगने लगा कि ये तो हमें ईसाई बनाने पे उतारो है। क्यों उतारो? क्योंकि इन्होंने गाय और सुअर के ही चर्बी का प्रयोग क्यों किया, किसी और जानवर की चर्बी का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो बंदे को लगा सवाल तो सही है, क्यों किया? क्योंकि गाय तो हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सुअर है मुसलमानों के लिए अपवित्र। याद रखना क्या है? अपवित्र, हराम। फिर ये तो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। लगी भाई बात। तो उन दिनों जब कारतूस का विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ, तो ये सबसे पहले जो विरोध हुआ इन कारतूसों का इंडिया में, वो बंगाल से होता है। बंगाल में कहां से होता है? बंगाल में एक जगह पड़ती है बैरकपुर। बैरकपुर में सैनिक अड्डा था, सैनिक छावनी थी, और उस छावनी में एक सैनिक टुकड़ी थी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब पैदल चलने वाले सैनिक है ना। यानी कि कारतूसों का सबसे पहले विरोध जो होता है बैरकपुर, बंगाल में थी है ना। बंगाल में एक जगह थी बैरकपुर, वहां से ये विरोध होना शुरू हो जाता है। और बैरकपुर में सबसे जो पहले विरोध होता है वो कौन सी इन्फेंट्री करते? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक बंदा होता है, वो अंग्रेजों के पास गया, और उस बंदे का नाम था मंगल पांडे। बंदे का क्या नाम था? मंगल पांडे। मंगल पांडे दो बंगाल में नियुक्त था उस समय है ना। बंगाल में कोई सैनिक था है ना, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का कोई सैनिक था। ये बंदा अंग्रेजों के पास चला जाता है, अंग्रेजों के 2 अधिकारियों के पास चला जाता है। इस बंदे ने एनफील्ड बंदूक का विरोध किया, कहा कि हम इस बंदूक का उपयोग नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, औरों का पता नहीं लेकिन मैं नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने कहा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस जो बंदूक है, इस एनफील्ड बंदूक में जो कारतूस थे उसमें आप सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग कर रहे थे। तो कि सुअर जो मुस्लिमों के लिए अपवित्र है और हमारे लिए पवित्र है, तो हम इन जो कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा अपमानजनक इसके साथ व्यवहार किया गया, अपमानजनक व्यवहार किया गया। तो इस बंदे को घटना स्थल पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये बंदा जब जाता है अंग्रेजों के प्रति, यानी घटना स्थल पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो जो गिरफ्तार किया जाता है या क्रांति की शुरुआत, जो इस बंदे को जो गिरफ्तार किया जाता है वो 29 मार्च को किया जाता है। 29 मार्च 1857 को ये जो है इन बंदूकों का जो विरोध कर देता है कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को एनफील्ड बंदूकों के कारतूस का विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनमें गाय और सुअर का प्रयोग किया जा रहा था है ना। कर दिया। आप गौर देखना कि जब किसी सैनिक या किसी फौजी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सेना द्वारा उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। मंगल पांडे का भी कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल करने के बाद मंगल पांडे को सीधा फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पहले पड़ी बात, यानी कि बैरकपुर में एक सैनिक टुकड़ी थी 34 बंगाल इन्फेंट्री, उस सैनिक का एक बंदा मंगल पांडे अंग्रेजों के पास जाता है। किस लिए जाता है? एनफील्ड बंदूकों के कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देता है। अंग्रेजों द्वारा इस बंदे को पकड़ लिया जाता है 29 मार्च 1857 को। क्यों पकड़ लिया जाता है? क्योंकि इसने एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनमें जो कारतूस था, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उस
मंगल पांडे ने एनफील्ड बंदूक का विरोध किया। तो उस बंदे को 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय बाद 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी जाती है। पल्ले पड़ी बात। अब आगे चलो देखिए, ये खबर धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलना शुरू हो गई। ओके, ये खबर धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलना शुरू हो गई। इधर एक यूपी में, इधर एक यूपी में एक और अंग्रेजों की छावनी थी मेरठ में। ओके, मेरठ में लगभग 24 अप्रैल का आसपास 1857 में लगभग 90 सैनिक एनफील्ड की बंदूकों के कारतूसों का विरोध कर देते और अंग्रेजों के पास चले जाते। मेरठ में यानी यूपी में एक अंग्रेजों की छावनी थी मेरठ में। मेरठ में भी कुछ लगभग 90 सैनिक अंग्रेजों के प्रति बगावत कर देते। ये कर देते बगावत क्योंकि वो एनफील्ड बंदूकों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इन 90 सैनिकों को जब्त कर लिया, यानी इनको पकड़ लिया। पकड़ लिया इन सैनिकों को। इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, इन सैनिकों पर कोर्ट मार्शल किया गया। लगभग इन सैनिकों में से 85 सैनिक 85 सैनिकों के विरुद्ध सबूत मिल गए थे कि भाई हाँ इन 90 सैनिक थे। ये 90 सैनिकों में 85 तो थे ही थे उन सैनिकों में जिन्होंने इन बंदूकों का विरोध किया था, जो इन्होंने बगावत कर रही थी अंग्रेजों से। तो इन 85 बंदों का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। 5 बंदे ऐसे होंगे जिनके प्रति कोई सबूत वगैरह मिला नहीं होगा, तो वे बच गए थे। इन 85 बंदों का कोर्ट मार्शल किया गया और इन 85 बंदों का कोर्ट मार्शल की जो रिपोर्ट आई या जो खबर आई वो 9 मई को आई। 9 मई 1857 को आई। 9 मई 1857 को इनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। अब जब 9 मई 1857 को कोर्ट मार्शल हुआ तो इन 85 सैनिकों को जेलों में बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने इन्हें जेलों में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इससे अगले दिन 10 मई की बात है, रविवार का दिन था। रविवार का दिन था। 10 मई 1857 को क्या दिन था? रविवार। तो ये 90 सैनिक तो पकड़ लीजिए, सॉरी 90 सैनिक विद्रोह के 50 सैनिक तो पकड़ लीजिए थे। कुछ सैनिक ऐसे थे कि मेरठ में और भी थे। मेरठ में ये थोड़े थे 90 सैनिक ही थे। इस 90 सैनिक को अलावा भी कुछ और सैनिक थे जिन्होंने विरोध नहीं किया, उनको उन बंदूकों से लेना देना था नहीं। तो वे जो अन्य सैनिक थे वो 10 मई को बाजार में कोई मार्केट में वैसे ही घूमने जा रहे थे। घूमने क्या, कुछ खरीदने वगैरह गए होंगे, खरीदने गए, मार्केट में शॉपिंग करने वगैरह गए थे। 10 मई 1857 जब वे शॉपिंग कर रहे थे सैनिक, तो उनके सामने से एक लड़की निकल के जाते, उस बंदी को वो छेड़ देते। कौन? सैनिक। उस कॉल गर्ल को छेड़ दिया जाता है। तो वे जो कॉल गर्ल होते हैं उन सैनिकों की हाथों हाथ बेइज्जती कर देती। क्या कर देती? बेइज्जती। जब लड़की बेइज्जती करे तो लड़के को लगेगा बुरा। कहा क्या बेइज्जती की? कि लड़की ने कहा कि एक लड़की पे तुम अत्याचार कर रहे हो, बेलखनो, बेहयात। कल ही तुम्हारे 85 भाइयों को पकड़कर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जब तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई? एक लड़की को इकल्ला देखकर आप छेड़ रहे हो तो गलत बात है। सैनिकों का ईगो हर्ट हुआ। सैनिकों को लगा कि ये लड़की सही कह रही है। तो सैनिक तुरंत बाजार से भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचे और अंग्रेजों के जेल में पहुंचे और वहां जहां पर 85 सैनिक बंद थे उनको सबसे पहले छुड़ा देते हैं। उन सैनिकों को सबसे पहले छुड़ाया जाता है। कुछ अंग्रेजी अधिकारी उनसे आते, ये क्या अंग्रेजी सैनिकों ने कहा
बीच में मत बोल ठाकुर, बीच में मत बोल ठाकुर। तो ये जो 85 सैनिकों को छुड़ा देते तो अंग्रेज जो तुरंत एक तोपची को बुलाते, कौन को बुलाते? तोपची। तोपची को बुलाया। जब ये सैनिक जो थे, जो बाजार में घूमने गए थे, इन 85 सैनिकों को छुड़ा लिया जाता है। तो जब एक अंग्रेजों द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक तोपची को बुलाया जाता है और कहा जाता है इन सबको भून दो। तोपची बोला क्या 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 बोला, एक बार दोबारा बोलना। इन सभी सैनिकों को भून दियो। तोपची इंडियन था, तोपची इंडियन था। अंग्रेजों को भून दिया। किनको भून दिया? अंग्रेजों को। कहने का अर्थ है मेरठ में क्रांति शुरू हो गई 10 मई 1857। अंग्रेजों के प्रति बगावत कर देते सैनिक पूरी तरह। उससे पहले बगावत मेरठ में 90 सैनिकों ने तो की ही थी भाई। 90 सैनिकों का जो 24 अप्रैल का आसपास इन बिंदुओं का, एनफील्ड बिंदुओं का विरोध कर देते हैं। इनको पकड़ के इनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता। 9 मई को रिपोर्ट आती है। 10 मई को इन 90 सैनिकों के अलावा जो बिंदुओं का विरोध नहीं करते हुए बाजार में घूमने जाते, एक लड़की को छेड़ते, लड़की द्वारा उनका ईगो हट कर दिया जाता है। और वह बंदे जो आते हुए तुरंत जो 10 मई को वो जेल पहुंचते हैं, जहाँ पर 50 सैनिकों को बंद किया हो, तो उन सैनिकों को छुड़ाते हैं और अंग्रेजों को क्रांति शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों के विपरीत क्रांति शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति उन्होंने शुरू कर दी। ओके, इतनी बात पल्ले पड़ी भाई। क्रांति तो कर दी, मेरठ में क्रांति तो हो गई ना मेरठ में क्रांति। तो अब सैनिकों को लगा अब क्या करना चाहिए। 10 मई को 1857 को भाई क्रांति की शुरुआत हो गई। कहां से? मेरठ से। अब लगा सैनिकों को, अब भाई हमने इन अंग्रेजों को हरा भी दिया है, इन अंग्रेजों को हमने मेरठ पर कब्जा भी कर लिया है। सैनिकों को लगा तो अब क्या करना चाहिए। एक बंदा था उधर ही, उधर एक सैनिक बोला कि अब अंग्रेजों को इंडिया से भी बाहर निकालते, एक एक अंग्रेज को ढूंढेंगे और मारेंगे। जब एक दूसरा सैनिक बोला कि हम मार तो देंगे, लेकिन भारत में तो शासन ही अंग्रेज कर रहे हैं। जब अंग्रेज ही भारत से बाहर निकल जाएंगे तो शासन करेगा कौन। जब तीसरा सैनिक बोला कि हम पहले वाला शासन लाएंगे। पहले किसका शासन था? मुगलों का। अब मुगल कहाँ है? बोला दिल्ली में। तो चलो दिल्ली। तुरंत एक बस बुक की जाती है और उस बस में सैनिकों को बैठाया जाता है और सैनिक जो अभी अपरिचित है उनसे भी कहा जाता है दिल्ली 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 चलो, दिल्ली चलो। अंग्रेज है ना, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। सैनिक अब कहां जाएंगे? दिल्ली। उस समय कब? 1857 की क्रांति के समय मुगल केवल पालम तक ही सीमित थे। दिल्ली के थोड़ा लाल किले में ही जो मुगल लिया करते, लाल किले के इधर उधर उनका थोड़ा बहुत शासन चला गया था। उन दिनों 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर के पास भाई ये 10 मई को क्रांति कर दी, तो ये 10 मई 1857 को यहाँ से सैनिक रात को ही दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर? दिल्ली की ओर चलते हैं। सुबह पहली किरण के साथ ये सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच गए, लाल किले के सामने पहुंच गए। तो मुगल बादशाह तो लाल किले के अंदर रहता था। अब देखो सुनो, वो सैनिक पहुंचे लाल किले, हो गई मान ली लाल किला। यहाँ सैनिक खड़े हो गए, लगभग 400 के लगभग सैनिक पहुंच गए। तो गेट कीपर को कहा यूं कि हमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलना है। गेट कीपर ने कहा कि सुबह सुबह क्या है, दिमाग खराब करना आ गए, कहीं धारो तो नहीं पड़े, क्या करोगे मुगल बादशाह, तो वो तो सोया पड़ा है। यूं बेचारा मुगल बादशाह बुजुर्ग आदमी था, यूं भोला सा था। अंग्रेज तो बल्कि उसको डरा के और रखते थे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज का जो एजीजी गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग से डेलोजी हुए पहले। डेलोजी मुगल बादशाह को इतना डरा के रखते थे, इतना डरा के रखते थे कि जिसकी कोई याद नहीं थी। डेलोजी ने तो स्पष्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहा हुआ था
कि तेरी मौत के बाद तेरे परिवार को लाल किले में नहीं रहने देंगे। तो जफर ने कहा हम कहाँ जाएंगे, तुरंत 4x6 का कमरा देख लो कहीं किराया, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते, लेकिन आपकी मौत के बाद हम अंग्रेज जो मुगल बादशाह को लाल किले पर रहने ही नहीं देंगे, हम तो लाल किले पर अधिकार कर जाएंगे। कौन कह रहा था? डेलहौजी। अब सैनिक आए हुए कहाँ? लाल किले के बाहर। लगभग 11 मई की सुबह सैनिक पहुंच जाते हैं। 11 मई 1857 सैनिक पहुंचे लाल किले के बाहर। तो द्वारपाल या उसका जो गेट कीपर था उससे कहा कि हमें बहादुर जफर से मिलना। गेट कीपर कहा, बहादुर जफर के पास पहुंचा कि कुछ लोग आए हुए हैं, ऐसे कहते हैं मेरठ से आए हैं और कह रहे हैं कि हम क्रांति करनी है। अरे काय की क्रांति? बेचारा उस समय जब गेट कीपर पहुंचा तो बेचारा जो बहादुर जफर एक हुक्के की घसी मारी थी, इतने में गेट कीपर आए कि कुछ लोग आए हुए हैं, ऐसी बातें मिलना चाहते। गेट कीपर अरे बढ़वा दे इनको छोड़ो। गेट कीपर द्वारा सैनिकों को कहा गया कि बहादुर जफर आपसे मिलना ही नहीं चाहते। तो एक सैनिक जो है वो जबरदस्ती करता, बहादुर जफर के पास ये जबरन लाल किले के अंदर एंटर हो जाते हैं और जफर से जाके मिलते हैं। जफर से बोले सलाम, राम राम, श्याम श्याम हुई। तो जफर से कहा कि पहले परिचय दिया उन्हें कि हम मेरठ छावनी के सैनिक हैं और हमने अंग्रेजों के प्रति जो कि क्रांति शुरू की है और आप हमारे नेता हो, हम अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देंगे और उसके बाद हम आपको जो भारत का शासक बनाएंगे, भारत का जो है शासन आपके हाथ में देंगे। जिस प्रकार पहले आप शासन चलाया करते थे उस प्रकार शासन चलाना। मुगल बादशाह बोला हंस के, शासन नहीं चलाना। क्यों कह रहा है? क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर जफर को अंग्रेजों ने बेहद प्रताड़ित किया हुआ था, बहुत डराया धमकाया हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर जफर बिल्कुल मना कर देते, क्रांति को समर्थन नहीं देते। इतने में एक सैनिक आता और मुगल बादशाह जफर की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा देता। अब बता समर्थन देगा या नहीं? अरे मुगल बादशाह जफर की कनपट्टी पे बंदूक लगा देता है एक सैनिक, बता समर्थन देगा या नहीं? और तुझे राजा बनाना है तो क्या कि बंदूक को नीचे उतार, पहले लोग आए टावरों से तो पूछे। बहादुर जफर जाता अपनी पत्नी के पास, किस बात को लेकर कि भाई मैं इस क्रांति को समर्थन दूं या नहीं दूं। तो बहादुर जफर अपनी पत्नी के पास जाता है। उन दिनों बहादुर जफर की जो पत्नी थी उसका नाम था जीनत महल। क्या था? जीनत महल, जो उसकी बेगम थी जीनत महल। बहादुर जफर जीनत महल के पास पहुंचा और जीनत महल को पूरी घटना बताई कि मेरठ से कुछ सैनिक आए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि क्रांति, अंग्रेजों के प्रति हमने क्रांति की और आप हमारे नेता बन जाइए और आपको हमारे को समर्थन दीजिए। फिर जीनत महल में क्या, इसका क्या फायदा होगा कि वो हमें भारत का शासक बना देंगे, जब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो हम शासक बना देगा। जीनत महल के मन में लड्डू फूटा कि क्या। जीनत महल ने कहा क्या करना चाहिए? बहादुर जफर ने जीनत महल से कहा कि क्या करना चाहिए? जीनत महल ने कहा समर्थन दे दे। क्यों? कि जीनत महल कह रहे कि अब कौन सी अपनी स्थिति सही है, क्या पता क्रांति सफल हो गई तो आपका फिर मुगलों का राज हो जाएगा हिंदुस्तान में, फिर दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का झंडा परचम लहराएगा। इधर जफर को भी लगा कि बात जो बेगम सही कह रही है कि जीनत महल द्वारा कहा जाता है कि सोचो बादशाह कि जब आप 1857 की क्रांति को समर्थन दे देंगे तो गलती से हम जीत गए या हो सकता है कि हम जीत जाए तो आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान के बादशाह बन जाओगे, दोबारा बादशाह बन जाओगे और आप रोजाना सुबह सुबह झरोके में टाटा बाय बाय करो गुरु में बगल में मैं भी बैठा हुआ करते मलिकाए हिंदुस्तान। तो लगा जीनत महल को कि भाई समर्थन दिया जाना चाहिए। फिर अगले दिन आता जफर 12 मई 1857 को मेरठ से आए हुए सैनिकों को समर्थन दे देता और कहता है कि हिंदुस्तान में क्रांति को प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। अच्छे से समर्थन देता, तब यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है ना। वैसे क्रांति की शुरुआत अभी समर्थन बहादुर जफर ने सैनिकों को समर्थन दे दिया था। अब ये अंग्रेजों को पता चली बात, लॉर्ड कैनिंग को पता चली ये बात
क्योंकि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो जीजी था, गवर्नर चल रहा था, वो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ये बात लॉर्ड कैनिंग को पता चली, तो लॉर्ड कैनिंग ने भारत में जितने भी अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे अंग्रेजों को, सबन को लेटर लिखवाया। कहा, उस लेटर में कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में कुछ सैनिकों ने गद्दारी कर दिए या बगावत कर दी और क्रांति की लोग शुरुआत करना चाहते, कृपया आप अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जैसे ही आपको लगे कि विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है, आप उस विद्रोह को तुरंत ही दमन कर दे, उस विद्रोह को वहीं पर कुचल दे। ऐसा कौन पत्र में लिखकर भिजवाता है? भारत का एजीजी लॉर्ड कैनिंग, सॉरी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भिजवाता है। सभी जहां भी अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी अपॉइंटमेंट थे, उन सब के पास बैठा था। हमारे यहाँ भी एक अधिकारी अपॉइंटमेंट हुआ पड़ा था उन दिनों। कौन था? राजस्थान का एजीजी, जिसका नाम चार्ल्स पैट्रिक लॉरेंस। तो लेटर चार्ल्स पैट्रिक लॉरेंस के पास भी पहुंचेगा, किसका? 1857 की क्रांति पहुंचेगा। बिल्कुल बात सही है, पहुंचा। ये लेटर जो ये खबर पहुंची क्रांति की, ये लगभग 19 मई को पहुंची। 19 मई 1857 को राजस्थान में ये खबर पहुंचती है कि भाई कुछ सैनिकों ने क्रांति कर दी है और भाई आप अपने जो क्षेत्र है, भाई अजमेर का आसपास क्षेत्र है, उसको बचा कर। तो 29 मई 1857 को राजस्थान में 1857 क्रांति की खबर पहुंचती है। उन दिनों राजस्थान में एजीजी जो था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक उन दिनों आबू में था, माउंट आबू में था। एजीजी को खबर कब पहुंची है? 1857 क्रांति की जो लेटर कब पहुंचा? एजीजी को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को लेटर पहुंचा। एजीजी फौरन आबू से अजमेर आ जाते, आबू से अजमेर आ गए। एजीजी आबू से अजमेर आ गए। क्यों अजमेर आ गए? क्योंकि एजीजी को भाई क्रांति तो हो गई, भारत में अनेक क्षेत्रों में क्रांति शुरू हो गई, तो अजमेर की सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के लिए। क्यों सुरक्षित थी? उसके भी कई कारण थे। एक तो अजमेर में अंग्रेजों का खजाना सबसे ज्यादा था, क्योंकि मुख्य जो अड्डा था अंग्रेजों का तो अजमेर मेरवाड़ा था। एक तो अंग्रेजों का खजाना, तो दूसरी बात बारूद था, अंग्रेजों के हथियार थे अजमेर में। तीसरी बात, जिस प्रकार पूरे भारत में दिल्ली केंद्र में था, उसी प्रकार राजस्थान में अजमेर भी केंद्र में था, और अजमेर का उतना ही महत्व था जितना भारत में दिल्ली का था। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी अजमेर पर आक्रमण करे और अजमेर पर कब्जा कर ले। कब्जा हो जाता है तो अंग्रेजों के धन भी गया, वो हथियार भी ले जाएंगे और पूरे राजस्थान को कंट्रोल भी कर लेंगे। एजीजी तुरंत अजमेर आता है और अजमेर की जो है प्रशासन को तुरंत हाथों में लेता है और चीजों को हैंडल करता है। अजमेर को लेकर ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मन में थी। इधर से उस समय जब अजमेर आ जाता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसी समय एक बंदा आता है, उसी समय एक बंदा आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास, और वो बंदा कहता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को कि आपको पता है अजमेर में अभी कुछ दिनों पहले कुछ सैनिक नए आए हैं। क्योंकि हाँ आए तो है, कुछ बाउंसर नए आए, पता है कहां से आए? कहां से? नसीराबाद से। इतना में एजीजी बोला बस। मेरठ से कुछ सैनिक आए, इतने में एजीजी बोला बस। अब भाई जो मेरठ से एक जो थी सैन्य टुकड़ी अजमेर आई हुई थी, कौन सी थी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री।
पंद्रहवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई हुई थी, अजमेर में थी। फिर एजीजी ने, भाई एक बंदे ने बोला कि पता है आपको 15वीं बंगाल के कुछ फौज 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को आई हुई है अजमेर में, और उसे अजमेर में तैनात है, और ये पता है कहाँ से आई, मेरठ से आई। एजीजी तुरंत उनको नसीराबाद भेज देते हैं। जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है उसको नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेज देता 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को। कौन? एजीजी जॉर्ज पैटरिंग नसीराबाद भेज देता। क्यों भेज देता? क्योंकि एजीजी को शक था कि 15वीं बंगाल इन्फेंट्री किधर से आई है, मेरठ से आई है, और चूंकि ये मेरठ से आई है तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से। मेरठ से हुई तो हो सकता है कि इनके अंदर क्रांति की भावना है। तो इन 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के पास मैसेज भिजवाया जाता है और कहा जाता है कि आपको अजमेर से नसीराबाद भेजा जा रहा है। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री कुछ सैनिकों से बोझा क्यों भेजा जा रहा है कि आपको भेजना तो था नसीराबाद ही, लेकिन गलती से आप आ गए अजमेर। ये झूठ बोलते हैं अंग्रेज। किन से? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों से बोल दी। एक और अंग्रेज गलती कर जाते हैं यहाँ पर। गलती ये कर दी कि जब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री नसीराबाद पहुंची तो इनका हथियार जब्त कर लिए गए थे। हथियार जब्त कर लिए गए। अब 15वीं बंगाल इन्फेंट्री नसीराबाद आ गई, और तो अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा? ऐसी स्थिति में जॉर्ज पैटरिंग जो है, ब्यावर एक जगह है ना अजमेर में, ब्यावर से 2 सैन्य टुकड़ी बुला लेता है। किसकी सुरक्षा के लिए? अजमेर के लिए। क्यों बुला लेता? क्योंकि 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। और नसीराबाद जाते ही उन पर क्या हथियार जब्त कर लिए गए। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर से आ गए थे कुछ सैन्य टुकड़ी, इनको कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। कौन सी सैनिकों को? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया। नसीराबाद जाते इनके हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। हथियार जब्त कर लिए। अब हथियार जब्त कर लिए तो इन सैनिकों को लगा कि ये अंग्रेज थोड़ा गलत व्यवहार नहीं कर रहे। पहले हमें अजमेर में अपॉइंटमेंट किया गया, फिर हमें अजमेर से नसीराबाद कर लिया गया, और नसीराबाद में जाते हमारा हथियार जब्त कर लिए। क्यों? इस क्या बात? इनको क्या शक है? तो इनको एक सैनिक बोला था कि इनको शक है कि जिस प्रकार हमारे कुछ साथियों ने मेरठ में क्रांति कर दी थी, कहीं हम नहीं कर ले। इनको शक था, है ना? अंग्रेजों को ऐसा शक है। उसी समय कुछ व्यक्ति भेष बदल के सैनिकों के कपड़े में आ जाते हैं। नसीराबाद छावनी में भेष बदल के कुछ व्यक्ति आ जाते हैं और 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों से कहते हैं कि आपको पता है जो आपको खाने में रोटी दी जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है? सैनिक बोले नहीं, आपको इन खानों में मानव की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता है। तो अंग्रेजों को थोड़ा आक्रोश भी उत्पन्न हुआ। आक्रोश उत्पन्न हुआ तो अगले दिन ही लगभग 27 मई की बात है। 27 मई को इसी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री में से एक बंदा था जिसका नाम था बख्तियावर सिंह। इस बख्तियावर सिंह द्वारा अंग्रेजों से पूछा जाता है कि हमें अजमेर से नसीराबाद क्यों भेजा गया, और नसीराबाद आते ही हमारे हथियार जब्त क्यों किए गए, और जब्त कर लिए तो एक बात बताओ, जो हमें रोटी दी जाती है क्या इसमें क्या मानव की हड्डियों का चूर्ण मिलाया जाता है क्या? ये 3-4 सवाल करता है। कौन? बख्तियावर सिंह अंग्रेजों से। अंग्रेजों से जिस अधिकारी से ये सवाल किया था उस अधिकारी का नाम था प्रिचार्ड। प्रिचार्ड बख्तियावर को असंतोष जवाब देता है, अच्छा जवाब नहीं देता है। तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को पहले ही शक था अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को क्या शक है हमारे को कि हम क्रांति कर सकते हैं, क्यों ना इस शक को थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री नसीराबाद में क्रांति कर दी थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति कर देती है। इतनी बात समझ में? यानी कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां से शुरू होती है? नसीराबाद से। कब होती है? 18 मई 1857 को। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। अब देखो गौर से सुनना, एक बार चीजों को समझा देता हूँ।
देखना, मैंने बताया था कि अंग्रेज भारत में एक बंदूक का प्रयोग किया करते थे, ब्राउन बैग्स नामक बंदूक का। ओके, मैंने आपको बताया ब्राउन बैग्स बंदूक के स्थान पर एक नई बंदूक आई थी जिसे बोला जाता है एनफील्ड राइफल आई थी। एनफील्ड, उन एनफील्ड के जो राइफल के कारतूस थे, उन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। जो उसकी कोर के ऊपर जो चिकनाई होती थी उन पर सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सुअर जो है मुस्लिमों के लिए अपवित्र है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, तो उन सैनिकों को लगा कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे और ये हमें पूरा ईसाई बनाना चाहते हैं। लगा सबसे पहले इन बंदूकों को जो विरोध करता है वो बैरकपुर छावनी का एक सैनिक मंगल पांडे विरोध करता है। मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के पास जाता है, उन बंदूकों का विरोध करता है और अंग्रेज इसको मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देते हैं। ये बात पूरे भारत में फैली। ये भारत में पहले तो एक यूपी में एक छावनी पड़ती है मेरठ में। मेरठ में जो छावनी के कुछ सैनिकों ने भी इन एनफील्ड का विरोध किया और ये कुछ सैनिक है जो लगभग 90 सैनिक थे, अंग्रेजों के पास गए कि उन्होंने विरोध करा। अंग्रेजों द्वारा उनको पकड़ लिया जाता, उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाता। कोर्ट मार्शल करके उन्हें 9 मई 1857 को जेल में डाल दिया जाता है। उसके अलावा जो मेरठ के कुछ अन्य सैनिक थे वो बाजार में घूमने जाते। रविवार का दिन था, तारीख थी 10 मई 1857 घूमने जाते। वो एक कोलगर्ल को छेड़ते। कोलगर्ल उनकी बेइज्जती करती है। क्या बेइज्जती करती है कि तुम्हारे साथियों को अंग्रेजों ने पकड़ रखा है और तुम एक लड़की को छेड़ दो, असली मर्दानगी वहां पर दिखाओ। तो जो तुरंत सैनिक 10 मई 1857 को उसी जेल में पहुंचते जहां उनके 85 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन सैनिकों को छुड़ाते हैं। तो छुड़ाते तो अंग्रेजों द्वारा उनका दमन करने की कोशिश की जाती है। एक तोपची को बुलाया जाता है। तोपची जो इंडियन था तो तोपची उन सैनिकों के ऊपर तोप ने चलाकर अंग्रेजों पर तोप चला देता है। तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। तो वहां से मेरठ से क्रांति की शुरुआत होने के बाद जो सैनिक है वो दिल्ली की तरफ बढ़ते। क्यों बढ़ते? क्योंकि दिल्ली का में बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाना चाहते थे और क्रांति के बाद सफल होने के बाद उसे भारत का शासक बनाना चाहते थे। तो जफर अपनी वाइफ को जीनत महल के पास जाकर कहता है कि मेरठ से कुछ सैनिक आए हुए, ये बात है और वे हमें क्या है कि मुझसे समर्थन मांग रहे। तो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे थे सैनिक। 12 मई 1857 को जो है जफर समर्थन दे देता है सैनिकों को। तो सैनिकों को समर्थन दे देता है तो पूरी इंडिया में ये खबर फैल जाती है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है जो समर्थन दे दिया और अब क्रांति जो धीरे धीरे शुरू हो रही है, शुरू होगी। तो ये बात अंग्रेजों के अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंची। कैनिंग ने सभी जितने भी भारत में बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त किए हुए थे अंग्रेजों को, उन सभी के पास लेटर लिखता है और उन लेटरों में एक लेटर हमारे राजस्थान के लिए भी लिखता है। उन दिनों राजस्थान में जो राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक जो था लॉरेंस था उस समय आबू में था। जैसे ही लॉरेंस को ये खबर पहुंची कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है तो लॉरेंस तुरंत अजमेर आता। अजमेर क्यों आता है? क्योंकि अजमेर की सुरक्षा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी। क्यों थी? एक तो वहाँ पर अंग्रेजी खजाना था, दूसरे हथियार थे, तीसरी उसकी स्थिति उसी प्रकार थी जैसे भारत में दिल्ली की स्थिति। भाई अजमेर से पूरे राजस्थान को कंट्रोल किया था। अजमेर आया तो स्थिति का जायजा लिखा तो उसने भी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने भी देशी रियासतों को पत्र लिखा कि आप अपने रियासती क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि कुछ क्षेत्रों में भाई क्रांति हो रही तो अंग्रेजों का साथ दे। लेटर लिखता है वो राजा देश रियासतों के लिए। दूसरी बात, जब जॉर्ज पैट्रिक के पास जब जॉर्ज पैट्रिक अजमेर पहुंचता है तो उन दिनों क्या मेरठ से एक सैन्य टुकड़ी आई हुई थी। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री अजमेर में तैनात थी। तो अजमेर में तैनात थी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि पता है ये बाउंसर कहाँ से आए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहता है कि नहीं। उसके द्वारा कहता है कि ये वहीं से ही आए जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहता है अच्छा। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जब उनको पता चला कि 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री जो मेरठ से आई है तो सुबह से ही क्रांति की भावना लेकर आई होगी और हो सकता है कि यहाँ अजमेर में क्रांति कर दे। इनको अजमेर से तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता नसीराबाद
ट्रांसफर क्या कर दिया जाता तो फिर अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा? तो ब्यावर से जो सैन्य टुकड़ी बुला ली जाती है, सैन्य टुकड़ी बुला ली गई, तो नसीराबाद इनको भेज दिया गया। नसीराबाद भेजते ही इनको क्या है कि इनके हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। किनके? जो मेरठ से सैनिक आए थे। कौन आए थे? 15वीं इन्फेंट्री के आए थे, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। दूसरी बात, एक गलती और कर जाते हैं अंग्रेज। उन दिनों नसीराबाद में एक सैनिक टुकड़ी और थी, बॉम्बे लॉरेंस। उस टुकड़ी द्वारा इन पर गश्त दी जाती, इसमें 15वीं बंगाल इन्फेंट्री पर गश्त दी गई। और भाई उनको थोड़ा लगा बुरा कि हमारी इतनी क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि पहले हमें अजमेर भेजा गया, अजमेर से फिर नसीराबाद भेजा गया, नसीराबाद जाते हथियार जब्त के बाद अन्य एक सैनिक टुकड़ी द्वारा गश्त। ऊपर से कुछ अफवाह फैल रही थी कि आटे की रोटियों में मानव की हड्डियों का प्रयोग किया जा रहा था। फिर एक सैनिक द्वारा एक कुछ ये जो पर्सन थे जिनको उन पर लग रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा था, तो एक अंग्रेज अधिकारी पिरचार से एक सैनिक क्वेश्चन पूछता। जो सैनिक क्वेश्चन पूछता वो बख्तियावर सिंह था। बख्तियावर सिंह को असंतोष जवाब मिलता। परिणाम स्वरूप जो 15वीं इन्फेंट्री है जो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कर देती है 28 मई 1857। तो अब हम क्रांति पढ़ते हैं कि राजस्थान में सबसे पहली क्रांति जो हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। ओके, अब लिखो नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत, नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद में विद्रोह होता 28 मई 1857। ओके, किसने किया भाई? यहां विद्रोह कौन करते? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में विद्रोह करती है। ओके, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और इस विद्रोह के दौरान नसीराबाद में 2 अंग्रेजों को मार दिया जाता है और 2 अंग्रेज घायल हो जाते हैं। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का एक सैन्य टुकड़ी द्वारा सहायता की जाती है और उस सैन्य टुकड़ी जो सहायता करते हैं उस टुकड़ी का नाम था 30 नेटिव इन्फेंट्री। 30 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जो 30वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा इनकी साथ दिया जाता है। तो इस जो नसीराबाद विद्रोह में 2 अंग्रेज मारे गए थे भाई। एक तो स्पोटिक वुड और एक जॉन लॉक, है ना? स्पोटिक मारा गया था। 1 मिनट रुको। अब देखो नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह 15वीं बंगाल इन्फेंट्री कर देती है। इस 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का साथ कौन सा देती है? 30वीं बंगाल इन्फेंट्री देती है। ओके, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री देती है। तो इस जो नसीराबाद में विद्रोह कर देता है सैनिक, तो ये सैनिक क्या है? विद्रोह तो कर दिया, अब नसीराबाद में 2 अंग्रेजों को मार देते हैं ये सैनिक और 2 अंग्रेजों को घायल करे जाते हैं। तो मारे गए जो 2 अंग्रेज थे, मारे गए 2 अंग्रेज थे, एक तो न्यूबरी था, एक न्यूबरी था और एक कैप्टन स्पोटिक वुड था। एक जो कैप्टन था स्पोटिक वुड था, है ना? और जो घायल हुए अंग्रेज थे, जो 2 अंग्रेजों में जो घायल हुए था उनमें लेफ्टिनेंट लॉक और कर्नल हार्दी, लेफ्टिनेंट लॉक और एक हार्दी, ये घायल हो गए थे, है ना?
तो नसीराबाद में कब क्रांति हुई? 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति होती है। क्रांति होती है तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा ये क्रांति की जाती है। ये क्रांति 15वीं बंगाल इन्फेंट्री द्वारा की जाती है। तो इसका साथ कौन देता है? 30वीं बंगाल इन्फेंट्री साथ देती है। उसके बाद इस नसीराबाद विद्रोह के दौरान दो अंग्रेजी अधिकारी मारे जाते हैं, न्यूबरी और स्पॉटिश वुड मारे गए तो लॉक और हार्डी घायल हो जाते। उसके बाद जो नसीराबाद के सैनिक थे दिल्ली की ओर बढ़ते, तो दिल्ली चले जाते, फिर इसमें दिल्ली में ही अन्य सैनिकों के साथ मिल जाते। नसीराबाद में हम विद्रोह पढ़ लिया। अगला विद्रोह हम नीमच पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।